हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जहाँ हम लोगों ने प्लांट इन्वायरमेंटल बॉटनी खत्म किया है, आज जो हमारा टॉपिक है वो प्लांट फिजियोलॉजी है। मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए, आप में से किसी ने भी रिप्लाई नहीं किया। खैर कोई बात नहीं, आप लोग इतने बिजी इंसान हैं। आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे इसी चैनल पे हर दिन करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हर दिन का, वो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करवाया जा रहा है, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ क्लोरोसिस इज प्लांट। पौधों में हरित रोग का कारण क्या है? ऑप्शन, एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम, एक्सेस ऑफ मैग्नीज, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम या फिर डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीज। पौधे में हरित रोग जिसे क्लोरोसिस कहते हैं, उसकी वजह पूछा है, क्या कारण है। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। टीजीटी बायोलॉजी 2009, राजस्थान स्कूल टीचर 2011 और उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से पौधे में क्लोरोसिस रोग होता है। सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरोसिस है क्या? तो क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पत्तियां अपर्याप्त मात्रा में क्लोरोफिल का उत्पादन करती हैं। यह पत्तियों के पीलापन का कारण बनता है। आप लोगों ने देखा होगा पत्तियां पीली पड़ के झड़ने लगती हैं, इसी को क्लोरोसिस कहा जाता है। और इसके लिए क्या जिम्मेदार होता है? मैग्नीशियम की अधिकता नहीं, मैग्नीशियम की कमी। ध्यान दीजिएगा, डिफिशियंसी ऑफ मैग्नीशियम इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, पौधे में पर्ण हरितहीनता किसकी कमी से होता है? वही क्वेश्चन, क्लोरोसिस किसकी कमी से होता है? तो अभी हम लोगों ने देखा क्लोरोसिस जो है ये मैग्नीशियम की कमी से होता है, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी मैग्नीशियम देखने को नहीं मिल रहा है। अब आपको ऑप्शन बदल दिया गया, बिल्कुल जिंक दिया है, जिंक, कैल्शियम, क्लोरीन और बोरान। अब आपको इसमें से बताना है कि किसकी कमी से क्लोरोसिस होता है। हम लोग को पता है कि मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोसिस होता है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शन आपका बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जिंक। जिंक की कमी से भी क्लोरोसिस नामक रोग देखने को पत्तियों में मिलता है। इससे पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और फिर झड़ने लगती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि अगर पौधे में मैग्नीशियम की कमी हो जाए, साथ ही साथ अगर जिंक की कमी हो जाए, और इसके साथ साथ एक और चीज़ है आयरन, जिसे आप लोहा कहते हैं, इसकी कमी से भी पत्तियों में क्लोरोसिस नामक रोग देखने को मिलता है। मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस प्री 2009 और नवोदय विद्यालय पीजीटी में आया हुआ है। क्वेश्चन भी आपका क्लोरोसिस की प्रक्रिया से ही है। क्लोरोसिस की प्रक्रिया किसका अभाव दर्शाती है? मतलब क्लोरोसिस की प्रक्रिया क्या दर्शाती है? इन स्ट्रॉन्ग लाइट, ड्यू टू एक्सेसिव रिस्पायरेशन, इन डार्कनेस, या फिर ड्यू टू लैक ऑफ आयरन और मैग्नीशियम। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए आप कह सकते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। क्लोरोसिस जो है ये मैग्नीशियम, आयरन और इसके साथ साथ जिंक की कमी को दर्शाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी कमी से पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं। इसके लक्षण सर्वप्रथम पुरानी परिपक्व पत्तियों में उत्पन्न होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण में इसकी सांद्रता ही राइबोसोम इकाइयों को बांधती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोसिस रेफर टू, यानी कि क्लोरोसिस से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस, नवोदय, एनवीएस, केबीएस, किसी की भी बात करें सब में पूछा गया है। क्लोरोसिस है क्या? तो पर्णहरित, एक मिनट, क्लोरोसिस क्या है? लॉस ऑफ प्रोटीन, लॉस ऑफ फैट, पर्णहरित का हास यानी लॉस ऑफ क्लोरोफिल, या नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉस ऑफ प्रोटीन। यहाँ देखिए ऑप्शन टोटली चेंज हो गया। प्रोटीन और नाइट्रोजन की कमी के कारण भी क्लोरोसिस होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लोरोसिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें पत्तियां अपर्याप्त क्लोरोफिल पैदा करती हैं। क्लोरोसिस सिट्री पादप रोग है जिसमें सामान्यतः हरा ऊतक पीला पड़ने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए था, लेकिन बुक में ऑप्शन ए दिया है, शायद ये गलत दिया है। प्रोटीन का ह्रास नहीं होगा बल्कि क्लोरोफिल का लॉस होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल होगा, ठीक है। क्योंकि जब क्लोरोफिल का लॉस होगा तभी पत्तियां पीली पड़ेंगी। ए सही नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ही आपको गलत दिया, मतलब यहाँ पे जो बुक में आंसर दिया है ये गलत दिया है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्लोरोफिल का लॉस होगा। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को हरी रंग मिलता है, और जब क्लोरोफिल का लॉस होगा तो पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग है?
बैक्टीरियल ब्लाइंड्स, तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बैक्टीरिया ब्लाइंड्स, तो ये बैक्टीरियल है, ये तो होगा नहीं। दूसरा फ्यूजेरियम ब्लाइट, फ्यूजेरियम ब्लाइट, फ्यूजेरियम जो है ये एक प्रकार का कवक है, तो ये भी नहीं होगा। कॉर्न मोजेक, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कॉर्न मोजेक एक विषाणु जनित रोग है। या बीज द्वारा संक्रमित पत्तियों के गैर संक्रमित पत्तियों पर रगड़ने से और सबसे अधिक एफिड के माध्यम से फैलता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, येलो रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय, गेहूं में पीला रतुआ का क्या कारण है? येलो रस्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है पहला पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस, बिल्कुल पहला ही जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस के कारण गेहूं में पीला रतुआ यानी कि येलो रस्ट नामक रोग होता है, या गेहूं की एक गंभीर बीमारी होती है। ठंड और नम मौसम वाले क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस एक बेसिडियोमाइसिटीज कवक है जो कि एक बाध्य बायोट्रॉफिक परजीवी यानी ऑब्लिगेट बायोट्रॉफिक पैरासाइट है। इसकी वजह से गेहूं में येलो रस्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए पक्सिनिया स्ट्रीमॉर्फिस क्या है, तो ये एक प्रकार का बेसिडियोमाइसिटीज फंगी है। ठीक, ऑप्शन ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन, आलू का अंगमारी या झुलसा रोग, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके कारण होता है? ये सारे प्लांट्स में होने वाले डिजीज़ के क्वेश्चन हैं, क्योंकि हम लोग चैप्टर ही प्लांट पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन आप देख लीजिए कितनी जगह आया हुआ है। यूपी पीसीएस प्री पीजीटी बायोलॉजी 2005, 2007, 2008, इसके अलावा उत्तराखंड पीसीएस लेक्चरर मेंस 2020, इसके अलावा जीआईसी में भी आया हुआ है। और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको एलटी में भी देखने को मिला था। तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ अपना कीमती समय निकालकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है, लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय, आलू का अंगमारी या झुलसा रोग का कारण क्या है? ऑप्शन एल्विगो कैंडिडा, फाइटोफैप्थोरा इन्फेस्टेंस, एल्टरनेरिया सोलेनी या फ्यूजेरियम मोनिलीफॉर्म। इसका सही जवाब हो जाएगा। आप यहाँ पे सोलेनी नाम सुन के पोटैटो से मार्क कर देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आलू में झुलसा रोग फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस नामक कवक के कारण होता है। ये एक प्रकार की फंगी है। इससे क्या होता है, तो इससे ग्रसित पत्तियों की निचली सतह पर सफ़ेद रंग के गोले जो है दिखाई देने लगते हैं। पत्तियों के ऊपरी सतह पर शुरुआती दौर में हल्के हरे रंग के गड्ढे दिखाई देते हैं, धब्बे दिखाई देते हैं। बाद में वह भूरे और काले होने लगते हैं। इस रोग से ग्रसित पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो रुक जाती है और इसके बाद क्या होता है कि जो आलू का कंद होता है वो छोटा रह जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ इंडेमिक प्लांट डिजीज इज, स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण कौन सा है? तो आलू का लेड ब्लाइट बीमारी यानी लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये स्थानिक पादप बीमारी का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये इंडेमिक पैथोजन है। ठीक है, एंडेमिक पैथोजन क्या होते हैं? ऐसी बीमारियां जो किसी एक जगह पर बहुत लंबे समय से रह रही हों, लोकेलिटी बीमारी जिसे कह सकते हैं। ठीक है, तो आलू की लेड ब्लाइट ये एक स्थानिक रोगजनक है, एंडेमिक पैथोजन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पीडीएफ का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर कोई भी न्यूज़, एग्जाम ओरिएंटेड कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस कारक है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टस कॉज अर्ली ब्लाइंड डिजीज ऑफ पोटैटो, वर्ड डिजीज ऑफ पोटैटो, राउडली सीड ऑफ पोटैटो या फिर लेड ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लेड ब्लाइंड ऑफ पोटैटो। अभी हम लोगों ने देखा था फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस जो है इससे लेड ब्लाइंड ऑफ पोटैटो होता है। अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक जीन अभियांत्रिकी से विकसित पादप रोग कौन सा है? प्राकृतिक जीन अभियांत्रिकी से विकसित पादप रोग कौन सा है? सिट्रस कैंकर, व्हीट ब्रूम, क्राउन गॉल या फिर फाइलॉडी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, क्राउन गॉल। किरीट पिटिका या क्राउन गॉल ये प्राकृतिक जीन अभियांत्रिकी से विकसित एक पादप रोग है। एग्रोबैक्टीरियम की पहचान 100 साल पहले प्लांट ट्यूमर
क्राउन गॉल पैदा करने वाले एजेंट के रूप में किया गया था। अगर पूछा जाए क्राउन गॉल और प्लांट ट्यूमर किसके कारण होता है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया के कारण होता है। एग्रोबैक्टीरियम TDNA कुछ पौधे के हार्मोन्स की मात्रा को बदलकर गॉल निर्माण की ट्रिगर करता है, जो सूक्ष्म जीवों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाता है। क्राउन गॉल बैक्टीरिया घाव के माध्यम से पौधों की जड़ों में प्रवेश करते हैं। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। वो कौन सी बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल उत्पन्न करती है, तो एग्रोबैक्टरम कौन सी होती है, एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है जो क्राउन गॉल डिजीज उत्पन्न करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी क्या पूछा है कि प्राकृतिक जीन अभियंत्री से विकसित पादप रोग कौन सा है, या फिर नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा कौन सा पादप रोग विकसित हुआ, तो क्राउन गॉल। यही एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया एक और रोग उत्पन्न करती है जिसे प्लांट ट्यूमर के नाम से जाना जाता है। ये करती क्या है, तो ये प्लांट के TDNA में हार्मोन्स को बदल देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पौधे में क्राउन गॉल उत्पन्न करता है, वही क्वेश्चन फिर से दे दिया। हम लोगों ने देखा इसका सही जवाब जो था वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेंसियस था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यही पौधे में क्राउन गॉल उत्पन्न करता है। या रॉड के आकार की एक बैक्टीरिया होती है और या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है। कैसी होती है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होती है। अगला क्वेश्चन, क्राउन गॉल रोग है। क्राउन गॉल रोग क्या है, तो ये एग्रोबैक्टीरियम के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पक्सिनिया ग्रेमिनिस का डैश गेहूं पर बनता है। पक्सिनिया ग्रेमिस का क्या गेहूं पर बनता है, बेसिडियोस्पोर, यूरेडोस्पोर, पिकिनियोस्पोर या फिर एसियोस्पोर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यूरेडोस्पोर। गेहूं पर पक्सिनिया द्वारा यूरेडोस्पोर का निर्माण होता है। यह दुनिया में लगभग सभी गेहूं उगने वाले क्षेत्रों में गेहूं के काले तने में जंग का कारण बनता है, जिससे गेहूं को काफ़ी नुकसान होता है। गेहूं में इसके फलस्वरूप क्या होता है, तो गेहूं जो है वो भूरे से काले रंग के लंबे दाने बन जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नींबू का कैंसर रोग सिट्रस कैंकर मतलब नींबू का कैंकर रोग किस प्रकार की बीमारी है। बीमारी से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। प्लांट डिजीज से बॉटनी में और एनिमल डिजीज से जूलॉजी में जरूर देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए UPPCS 1998, 2004, TGT 2013, उसके अलावा TGT 2021 में आया हुआ क्वेश्चन कि सिट्रस कैंकर इज अ फंगल डिजीज, वायरल डिजीज, माइकोप्लाज्मल डिजीज या फिर बैक्टीरियल डिजीज। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैक्टीरियल डिजीज। सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया द्वारा होने वाला एक बीमारी है। इसके लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है, तो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री नामक जीवाणु जो है, बैक्टीरिया जो है, ये इसके लिए जिम्मेदार है, जेंथोमोनास सिट्री। ठीक है, नींबू के कैंसर रोग से पत्तियां, तने और फलों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। पौधे में सिट्रस कैंकर बीमारी के कारण पत्तियां तथा तीनों तनों पर जो है पीला रंग पड़ने लगता है और इसका फल जो होता है वो नारंगी रंग के घाव हो जाते हैं इसके फलों में। ठीक, इसके लिए जेंथोमोनास सिट्री नामक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा जेंथोमोनास सिट्री बैक्टीरिया के कारण सिट्रस कैंकर होता है। अगला, लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाई। पपीते का पर्ण कुंचन यानी लीफ कर्ल ऑफ पपाया रोग किसके कारण होता है, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया या माइकोप्लाज्मा। इसका सही जवाब हो जाएगा पपाया का जो पत्ती है उसमें क्या हो जाता है, लीफ जो है वो फोल्ड हो जाती है, कर्ड हो जाती है, कुछ इस तरह हो जाती है। ये किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह पपीते में गंभीर बीमारी का कारण बनता है। इस रोग में पत्तियों का मुड़ना, सिकुड़ना, विकृत होना, पत्तियों की लैमिला जो परत है, लैमिना जिसे कहते हैं, वो कम होना और आदि लक्षण इसमें शामिल होते हैं। यह विषाणु स्वाभाविक रूप से सफ़ेद मक्खी, जिसे आप बैसिमिया तबासी के नाम से जानते हैं, उसके माध्यम से फैलता है। अगर पूछा जाए ये किसके माध्यम से फैलता है ये विषाणु, ये फैलता है वाइट फ्लाई जिसे सफ़ेद मक्खी कहते हैं, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है बैमिसिया तबासी के कारण ये फैलता है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, भारत में गेहूं के रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति का किसने वर्णन किया था? यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम पूछा है कि हुज डिस्कवर्ड ऑफ एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ बीट इज इंडिया। इंडिया में रस्ट ऑफ बीट के बारे में किसने बताया था? वार्षिक पुनरावृत्ति इसकी किसने की थी? ऑप्शन है बी मुडुलकर, के सी मेहता, आर एस सिंह, ई जे बटलर। ये क्वेश्चन इस बार एलटी ग्रेड 2026 में देखने को मिला था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी के सी मेहता। भारत में अगर पूछा जाए तो किसने किया था? 1933 में के सी मेहता ने भारत में रतुआ रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति की समस्या पर काम किया था और इसके रहस्य को सुलझाया था। इन्होंने सिद्ध किया कि भारत के मैदानी इलाकों में रतुआ रोग की वार्षिक पुनरावृत्ति के लिए पहाड़ियों पर उत्पादित यूरेडोस्पोर जिम्मेदार है। यूरेडोस्पोर क्या है तो इसके बारे में अभी हम लोगों ने देखा था। यूरेडोस्पोर के बारे में, यूरेडोस्पोर जो है इसके ही निर्माण से गेहूं में जो है ये क्या कहते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनीस जिसे गेहूं कहा जाता है, पक्सिनिया पर गेहूं पर पक्सिनिया द्वारा जो है यूरेडोस्पोर का निर्माण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसी यूरेडोस्पोर से गेहूं में जो है रस्ट रोग देखने को मिलता है। इसके बारे में केसी मेहता ने बताया था। अगला क्वेश्चन, गेहूं के रस्ट को दोबारा होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन फॉर रीअकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ बीट? दोबारा होने के लिए क्या जिम्मेदार है? तो इसका ऑप्शन दिया है बीजाणु ग्रीष्म का उच्च ताप सहन कर सकते हैं, रस्ट के हाइफी गेहूं के दानों में उपस्थित होते हैं, बीजाणु पर्वतों पर अल्टरनेट होस्ट में जीवित रहते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो है पर्वतों पर जीवित रहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ी इलाकों में जो है इनके जो है यूरेडोस्पोर जो है वो विकसित होते हैं और इनके जो होस्ट मतलब इनकी जो स्पीसीज होती है वो किसी न किसी होस्ट में रहती है, जिसके कारण ये दोबारा से जन्म ले लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एप्पल स्कैब रोग पैदा करता है। एप्पल स्कैब डिजीज इज कॉज्ड बाय। एप्पल स्कैब डिजीज कौन पैदा करता है? टेफ्राइना, डिफॉर्मेंस, प्लाज्मोपोरा वाइटिकोला, बेंचूरिया इनइक्वेलिस या फिर स्यूडोमोनास की प्रजातियां यानी स्यूडोमोनास स्पीसीज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बेंचूरिया इनक्वेलिस। बेंचूरिया इनक्वेलिस के द्वारा एप्पल स्कैब रोग उत्पन्न होता है। गिरी हुई रोगग्रस्त पत्तियों पर सेब की पपड़ी का फंगस सर्दियों में आ जाता है। बसंत ऋतु में ये कवक बीजाणुओं को हवा में छोड़ देते हैं। बीजाणुओं को हवा द्वारा नई विकसित पत्तियां, फूलों, फलों या हरी टहनियों तक ले जाया जाता है। ठीक है, और इसी कारण एप्पल स्कैब रोग देखने को मिलता है। कौन इसका सही जवाब हो जाएगा? बेंचूरिया इनइक्वेलिस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप का फफूंदी रोग है? पादप का फंगस डिजीज कौन सा है? ऑप्शन कुकुम्बर मोज़ेक, फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स, क्राउन गॉल या फिर एप्पल स्कैब। तो हम लोगों ने अभी देखा था एप्पल स्कैब जो है ये फंगस के कारण होने वाला रोग है। कौन सा फंगस जिम्मेदार है? बेंचूरिया इनइक्वेलिस इसके लिए जिम्मेदार है। बाकी अगर कुकुम्बर मोज़ेक की बात करें तो इसके लिए मोज़ेक वायरस रिस्पॉन्सिबल है, ये एक वायरल है। नाशपाती जो है, नाशपाती का दग्ध शीर्णता यानी फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स के लिए जिम्मेदार है एरवीनिया अमाइलोवोरा नामक बैक्टीरिया। और अगर बात करें क्राउन गॉल के लिए तो हमने देखा था एग्रोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार होता है। जो फंगस डिजीज है वो एप्पल स्कैब है, इसके लिए बेंचूरिया इनइक्वेलिस नामक फंगल जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, कॉपर की कमी प्रतिनिधित्व करती है। कॉपर डिजीज लीड्स टू एक्जेंथिमा, कलीफ्लावर के बीप्लेट ऑफ कलीफ्लावर, लिटिल लीफ कंडीशन या फिर इंटरवेनल क्लोरोसिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एक्जेंथिमा। एक्जेंथिमा रोग पौधों में तांबे की कमी का यानी कि कॉपर की कमी का प्रतिनिधित्व करती है, जो मिट्टी के कारकों द्वारा निर्मित होता है या पौधों की छाल और पेड़ की फल देने की क्षमता को भी प्रभावित करती है। तांबे की कमी से डाईवैक, शिखर, पलिगन, आलू के कंद का काला पड़ना आदि रोग देखने को मिलता है। अगर बात करें इसको नियंत्रित कैसे करेंगे तो मिट्टी में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करें, बोर्डो मिश्रण का प्रयोग करें, छिड़काव करें तो उसकी वजह से कॉपर की जो कमी है वो कंप्लीट की जा सकती है। कॉपर की जो है
मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, क्रूसीफेरी की सफ़ेद रस्ट निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा फैलती है? White rust of cruciferi is caused by which one of the following? Option: Cystopods candids, Erysiphe graminis, Puccinia graminis या फिर ऑस्ट्रीलेगो स्पीसीज। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सिस्टोपस कैंडिडिस। सिस्टोपस कैंडिडिस के कारण क्रूसीफेरी की वाइट रस्ट जो है इसी के द्वारा फैलती है। सिस्टोपस कैंडिडस को एल्बुगो कैंडिडा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अगर पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन सिस्टोपस कैंडिडिस ना दे के एल्बुगो कैंडिडा दे दे तो वो भी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस कवक के कारण क्रूसीफर पत्तियों की निचली सतह पर छोटे छोटे सफ़ेद दाने पैदा करते हैं। ये दाने पत्तियों की ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और यही जो है आगे चलकर वाइट रंग के बन जाते हैं, वाइट रंग का उभार ले लेते हैं। इसी को वाइट रस्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल डिजीज इज कॉज्ड बाई। बैगन में लघु पर्णी रोग का कारक क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा या फिर फंगी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, फाइटोप्लाज्मा। बैगन के जो पत्तियां होती हैं वो छोटी हो जाती हैं, इसके लिए फाइटोप्लाज्मा जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइटोप्लाज्मा है क्या? तो ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है जो माइकोप्लाज्मा से संबंधित होता है। माइकोप्लाज्मा आप लोगों ने सुना होगा, जिसे पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या सबसे छोटी इसमें कोशिका पाई जाती है। इसी से संबंधित फाइटोप्लाज्मा भी बैक्टीरिया इसी से संबंधित है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जौ का आवृतकंड रोग होता है कबर्ड स्मट और बार्ले डिजीज इज कॉज्ड बाई। ऑस्ट्रीलेगो नुडा, ऑस्ट्रीलेगो सिट्रिसी, ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी या ऑस्ट्रीलेगो ग्रेमिनिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी। जौ का आवृतकंड यानी कि कबर्ड स्मट और बार्ले जो है ये ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी नामक के कारण होता है। ठीक है, इस रोग के संक्रमित जौ की बालियां काली दिखाई देने लगती हैं तथा इसके जो दाने होते हैं वो भी काले पड़ जाते हैं। पौधों की समान बालियों के बदले काली डंठलयुक्त बालियां निकलने लगती हैं। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। ये है क्या? ऑस्ट्रीलेगो हॉर्डी। तो ये एक फंगस है। क्या है? फंगस है। अगर आपसे नाम न देके पूछ ले ये कैसा डिजीज है तो ये फंगल डिजीज है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है रूट नॉट डिजीज कॉज्ड बाय। माइकोप्लाज्मा से, निमेटोड से, वायरस से या फंगी से। रूट नॉट रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, निमेटोड से। कौन सा निमेटोड्स? एक निमेटोड्स होता है जिसका नाम मेलोइडोगाइन होता है। इसके कारण निमेटोड्स रोग जो है वो उत्पन्न होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे का विकास अवरुद्ध हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, जड़ों में स्थित संवहन बंडल नष्ट हो जाता है। रूट नॉट निमेटोड्स विभिन्न पौधे शाकीय पौधों की जड़ों को भी प्रभावित करते हैं। विश्व में बड़े पैमाने पर यह निमेटोड्स फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर पूछा जाए इनका बचाव कैसे किया जाएगा तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव करके इनसे बचा जा सकता है। ये बैगन के रूट नॉट के लिए जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक पौधे में निम्नलिखित कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर किस चीज़ की कमी हो जाए जिससे पौधे जो हैं वो ब्लू ग्रीन फॉलिंगी यानी कि नीले हरे पत्ते हो जाएंगे, नेक्रोटिक स्पॉट दिखाई देने लगेगा, लोअर लीफ कब दिखाई देगा, निचली पत्तियों का कट जाएगा, किसकी कमी से होगा? तो ये सब जो है पौधों में अगर पोटेशियम की कमी हो जाए तब ये सब लक्षण आपको दिखाई देंगे। नीले हरे पत्ते, नेक्रोटिक धब्बे, निचली पत्तियों का कटा होना, ये सब किसकी वजह से दिखाई देंगे? तो पौधे में पोटेशियम की कमी के द्वारा ये सब देखने को मिलते हैं। इन पौधों में पोटेशियम की कमी के तहत जड़, बीज और फल में विकास में भी कमी दिखाई देती है। पोटेशियम की कमी वाले पौधे को ड्राई यानी कि शुष्क, धूप वाले दिनों यानी सैनी डे में मुरझाने की प्रवृत्ति से आसानी से पहचाना जा सकता है। अगर सूखे दिनों में या धूप में पौधे मुरझा जाते हैं तो पता चलता है कि इसमें पोटेशियम की कमी हो गई है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरल डिजीज है? सिट्रस कैंकर, ग्रीन ईयर ऑफ बाजरा, लीफ कर्ल ऑफ पपाया, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। कौन सा एक वायरल डिजीज है? वायरल डिजीज़ कौन सा है? तो अभी हम लोगों ने देखा था लीफ कर्ल ऑफ पपाया, ये एक वायरल डिजीज़ है। जेंथोमोनास सिट्री नामक
जीवाणु के कारण सिट्रस कैंसर होता है, तो ये एक जीवाणु रोग है। जबकि बाजरे का ग्रीन होना जो है ये एक फंगस डिजीज़ है। कौन सा फंगस जिम्मेदार है अगर पूछा जाए, तो इसके लिए एक फंगस जिम्मेदार है जिसका नाम है स्कैलेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। इसके ये फंगस जिम्मेदार है इसके लिए। और लीफ कर्ल ऑफ पपाया के लिए जो है कैसा डिजीज़ है ये एक वायरस डिजीज़ है, लीफ कर्ल ऑफ पपाया। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। पूछा जाए वो कौन सा वायरस है जो इसके लिए जिम्मेदार है, तो इसके लिए जो जिम्मेदार वायरस है वो है निकोटियाना वायरस 10 इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसे तंबाकू वायरस 16 के नाम से भी जाना जाता है, या फिर दे दे निकोटियाना वायरस 10 या फिर तंबाकू वायरस 16, दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, बाजरे का हरा कांड रोग किसके कारण होता है, यानी ग्रीन ईयर डिजीज किसके कारण होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा था ग्रीन ईयर डिजीज जो है ये किसके कारण देखने को मिला था, तो हमने देखा था स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके कारण जो है बाजरे का ग्रीन ईयर रोग देखने को मिलता है, या गंभीर संक्रामक बीमारी होती है, या बाजरे की पत्तियों पर लग जाती है, और ये जो है फफूंदजनक रोग है, यानी ये कैसा है, फंगस डिजीज है। ठीक है, बरसात वगैरह में आर्द्रता में फंगस बहुत तेजी मात्रा में बढ़ते हैं, हम सभी को पता है, और ये जो है पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाय में लाल रतुआ उत्पन्न करने वाला सिफेल्यूरस विरेंसिस है एक बैक्टीरियम, आ वायरस, आ फंगस या आ एल्गी, एन एल्गी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, एन एल्गी। चाय में जो रेड रस्ट कॉज करता है जिसका नाम सेफेल्यूरस विरेंसिस है, ये एक प्रकार की एल्गी है, लाल एल्गी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कैसा है, एक पैरासाइट एल्गी है। ठीक है, कैसा है, पैरासाइट एल्गी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, चाय का लाल कीट व्याधि का कारण क्या है, तो वही दे दिया, कौन सा है, सेफेल्यूरस विरेसेंस। ठीक है, रेड रस्ट चाय का सबसे महत्वपूर्ण और अकेला शैवाल जिसे सिंपल पैरासाइट ग्रीन एल्गी कहते हैं रोग है। सेफेलोरस साधारण परजीवी हरे शैवाल का एक जीनस है जिसका सामान्य नाम रेड रस्ट है, इसलिए इससे होने वाले रोग को भी रेड रस्ट कहा जाता है। इस रोग से नुकसान होता है जो पत्तियों पर शैवालों के विकास के क्षेत्र तक सीमित होता है, या फिर नए अंकुर यानी जो सूट्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं, फ्रूट्स को बढ़ने से रोक देते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फसलों का खस्ता फफूंदी किसके कारण होता है, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप इज कॉज्ड बाय, किसके कारण होता है, तो इसके लिए जिम्मेदार होता है एक कवक जिसका नाम एस्कोमाइसिटीज है। एस्कोमाइसिटीज कवक का एक संघ है, एक क्लास है। बेसिडियोमाइसिट के साथ मिलकर ये डाइकैरिया बनाते हैं और इस रोग से संक्रमित पौधे के पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ के धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जिब्रेलिन प्रेरित धान के बकाने रोग का कारक क्या है, सूक्ष्मजीव, वो कौन सा सूक्ष्मजीव जिम्मेदार है। जिब्रेलिन इंड्यूस्ड बकाने डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय द माइक्रोब। ऑप्शन फ्यूजीरियम मोनिलीफॉर्मी, पहला ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। चावल का जिब्रेलिन प्रेरित बकाने रोग फ्यूजीरियम मोनिलीफॉर्मी के कारण होता है। जिब्रेलिन एक पादप रोग है जो जड़ पौधे पर लगाने पर तने की अनुदैर्ध वृद्धि को रोकता है। अगर पूछा जाए पौधे की वृद्धि कौन रोकता है, तो जिब्रेलिन हार्मोन्स जो है पौधे की वृद्धि को रोकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हृदय रोग के उपचार हेतु दवा प्राप्त होती है, यानी कि हार्ट डिसऑर्डर के लिए दवा जो है वो कहाँ से ऑब्टेन की जाती है, किस पौधे से ऑब्टेन की जाती है। ऑप्शन पेपेवर सैमनीफेरम, सिनकोना से तो मलेरिया के लिए प्राप्त किया जाता है, डिजिटेलिस परपूरिया या फिर पाइपर लांगम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, डिजिटेलिस परपूरिया से हृदय रोग विकारों को ठीक करने के लिए दवा जो है वो प्राप्त किया जाता है। या प्लांटाजिनेसी परिवार में कीट फूल पौधों की एक प्रजाति है, इससे प्राप्त दवा डिटॉक्सिन के लिए जिम्मेदार होता है, डिटॉक्सिन जिसे डायलिसिस में यूज किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जौ का खुला कड़ुआ रोग उत्पन्न करता है, लॉस स्मट ऑफ बार्ले इज कॉज्ड बाय ऑस्ट्रिलागो नुडा, ऑस्ट्रिलागो होर्डी, ऑस्ट्रिलागो टिट्रिकी या फिर ऑस्ट्रिलागो मैडिस। लॉस्ट मस्ट ऑफ बार्ले कौन उत्पन्न करता है, सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिलागो नुडा। जौ की ढीली यानी खुली हुई स्मट रोग ऑस्ट्रिलागो नुडा के द्वारा उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब।
अगला क्वेश्चन, which one of the following fungi has been found useful in the biological control of plant disease? पादप रोग के जैविक नियंत्रण में निम्न में से एक कौन सा कवक उपयोगी पाया जाता है? पहला पेंसिलियम नोटेटम, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका, ट्राइकोडर्मा विरिडी या म्यूकर म्यूसिडो। सही जवाब हो जाएगा पादप रोग के नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा विरिडी जो है ये कवक है एक प्रकार का, और ये पादप रोग के नियंत्रण में लाभकारी होता है। ये करता क्या है, ये पौधों को मोल्ड बैक्टीरिया से बचाने में मदद करता है। यह एक ऐसी बाधा पैदा करता है जो हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, मोल्ड बैक्टीरिया होते हैं, वो यहाँ तक आते ही नष्ट हो जाते हैं। ट्राइकोडर्मा विरिडी कई मिट्टी जनित रोग जनकों के खिलाफ भी रक्षा करता है पौधों का। ठीक है, इसे जैविक रूप से कई मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइपोप्लासिया इज, रुद्र वृद्धि क्या है? हाइपोप्लासिया क्या है? स्ट्रेटनिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, पौधे के अंग का रुद्र विकास। यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पहला ही बिल्कुल सही है। रुद्र वृद्धि कई बीमारियों से संक्रमित होने वाला लक्षण है जहां पौधों की वृद्धि रुक जाती है, जिससे आंशिक बौनापन या पूरी तरह से पौधे जो हैं वो बौने दिखाई देने लगते हैं। हाइपोप्लेसिया कोशिकाओं की संख्या के उत्पादन में कमी के कारण होता है। उत्पादित पादप कोशिकाओं की संख्या में अत्यधिक वृद्धि के कारण पौधों की ऊतकों का बढ़ना हाइपरप्लासिया कहलाता है। अगर पूछा जाए हाइपरप्लेशिया क्या है, तो जब कोशिकाओं की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगती है और पौधों के जो टिश्यू हैं वो लगातार ग्रो करने लगते हैं, तो इसे हाइपरप्लेशिया कहा जाता है। अगर हाइपो शब्द दिया हो तो ये छोटे होने से होता है, यानी ग्रोथ कम होती है। कहीं पे भी अगर हाइपर वर्ड यूज हो रहा है तो हाइपर मतलब अत्यधिक होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक के संक्रमण के कारण संपूर्ण पौधे उसके किसी भाग अथवा ऊतक का समानित विकास क्या कहलाता है? हम लोगों ने देखा था इसका सही जवाब जो था हाइपोप्लासिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन कीटनाशी पौधे से प्राप्त किया जाता है? कौन कीटनाशी पौधे से प्राप्त किया जाता है? मेलाथियान, क्लोरिडेन, क्लोरोपिक्रिन या फिर पाइथेरम। कौन सा जो है कीटनाशी, मतलब कौन सा इसमें कीटनाशी है जो पौधे से प्राप्त किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पायरेथ्रम। पायरेथ्रम को ही एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं क्राइसेंथेमम, या फिर इसी को एक और नाम कहते हैं, क्या कहते हैं? टेनासेटम के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसे उसके दिखावटी फूलों के सिर के लिए सजावट के रूप में उगाया जाता है। पायरेथ्रम एक सूखे फूलों के सिर से बना एक प्राकृतिक कीटनाशक है। ये 6 रसायनों का मिश्रण है जो कीड़ों के लिए जहरीले होते हैं। इसका उपयोग आमतौर पे मच्छर, पिस्सू, मक्खी, पतंगे, चींटी और कई अन्य कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फाइटोएलेक्सिन सर्वप्रथम प्रतिवेदित किया गया। फाइटोएलेक्सिन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाय। फाइटोएलेक्सिन किसके द्वारा जो है सबसे पहले प्रतिवेदित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। मुलर ने 1940 में फाइटोएलेक्सिन जो है सबसे पहले प्रतिपादित किया था, रिपोर्ट जारी किया था। फाइटोएलेक्सिन है क्या? तो फाइटोएलेक्सिन एक फैलोनिक यौगिक है जो रोगजनक संक्रमण के बाद होस्ट रोगजनक की अतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप संश्लेषित होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिपेय पादपों की जैव रासायनिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है? ऑप्शन है माइकोटॉक्सिन, फाइकोटॉक्सिन, फैटोटॉक्सिन या फिर बीबोटॉक्सिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फाइटोटॉक्सिन नहीं था, फाइटोएलेक्सिन था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। फाइटोएलेक्सिन पदार्थ अतिपेय पादप यानी होस्ट प्लांट की जैव रासायनिक से सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं बात करें माइकोटॉक्सिन की, तो यह जहरीला रासायनिक यौगिक है जो कुछ कॉकों के उत्पादन में मदद किया, कॉकों के उत्पादन द्वारा मतलब कॉकों के द्वारा उत्पन्न होता है। फाइटोटॉक्सिन की बात करें तो ये पौधों में रोग उत्पन्न करने के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइटोएलेक्सिन। अगला क्वेश्चन, गेहूं का काले कीट का कारण क्या है? मतलब ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन है अल्टरनेरिया सोलेनी,
पक्सिनिया ग्रेमिनी, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस या ऑस्ट्रिलागोसिट्रिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पक्सिनिया ग्रेमिनिस। गेहूं के काले रंग का रोग पक्सिनिया ग्रेमिनिस के कारण होता है, जो एक बाध्यकारी और विषम कारक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं पे अगर बात करें अल्टरनेरिया सोलेनी की, तो ये आलू के झुलसा रोग के लिए जिम्मेदार है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस ये गेहूं के काले रोग के लिए जिम्मेदार है। अगर बात करें फाइटोप्थोरा इन्फेस्टस, तो अभी हम लोगों ने देखा था ये आलू के लिए लेट ब्लाइट यानी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए जिम्मेदार था। और ऑस्ट्रिलागोसिट्रिस गेहूं की ढीली स्मट के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेड रूट डिजीज ऑफ शुगर कैन इज कॉज्ड बाय। गन्ना का रेड रॉट डिजीज कौन कॉज करता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कोलेटोट्राइकम फैलकेटम द्वारा गन्ने में रेड रॉट रोग देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। वही बात करें सार्कोस्पोरा पार्सोनाटा की, तो सार्कोस्पोरा पार्सोनाटा के कारण मूंगफली का टिक्का रोग होता है। अगर दूसरे नंबर पे बात करें एल्विगो कैंडिडा, तो एल्विगो कैंडिडा के जिसे सिस्टोपस कैंडिडा के रूप में भी जाना जाता है, इसे एक और नाम से जानते हैं सिस्टोपस कैंडिडा के नाम से भी जानते हैं। ये क्रूसीफर पे लगने के कारण होता है। और एरिसिफे ग्रेमिनिस जो है यह गेहूं जौ पर लगने वाली बीमारी है। इसका जो सही जवाब वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक कीटनाशक का स्रोत है? ऑप्शन आपके सामने दिया है बैसिलस पॉलीमिक्सा, बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस ब्रेविस, बैसिलस यूरिजेनेसिस। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी बैसिलस यूरिजेनेसिस जो है ये इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणु आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा बैसिलस यूरिजेनेसिस रोगाणु कीटनाशक का स्रोत होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सूक्ष्म जीव मतलब बैसिलस यूरिजेनेसिस जो है ये कीटनाशक के रूप में यूज होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आज के ये जो आपका प्लांट पैथोजन है इसमें टोटल 85 क्वेश्चन है। हम लोगों ने 45 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बचे हुए 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। वीडियो आगे आपको अगर देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे। हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, बॉटनी की इस क्लास में जिसमें हम लोग प्लांट पैथोजन पढ़ रहे हैं यानी कि पादपों में होने वाली बीमारियां पढ़ रहे हैं, जिसमें टोटल 85 क्वेश्चन है। अभी तक हम लोग जो है क्वेश्चन पढ़ चुके हैं 45। आगे की क्लास आज हम देखेंगे। आज जो है ये हमारा प्लांट पैथोजन के टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इसी चैनल पे जूलॉजी और बॉटनी के बहुत अच्छे PYQs अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हर दिन करंट अफेयर का अपडेट भी चालू हो गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द बायो कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट, पेट्स और क्रॉप्स। निम्नलिखित में से कौन फसलों के कीट रोगों के जैव नियंत्रण में प्रयुक्त होता है? बैसिलस सबटाइल्स, बैसिलस यूरिजेनेसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेंसिस या फिर जेंथोमोनास मालवेसिएरम। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बैसिलस यूरिजेनेसिस। बैसिलस यूरिजेनेसिस जो है ये फसलों के कीट रोगों के जैव नियंत्रण के रूप में यूज किया जाता है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणु आमतौर पर जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किए जाते हैं तथा बैसिलस यूरिजेनेसिस जो है ये रोगाणु कीटनाशक का स्रोत है। बैसिलस यूरिजेनेसिस जिसे बीटी कहते हैं ये एक टॉक्सिन बनाता है जो कुछ शाकाहारी कीड़ों के लिए घातक होते हैं। बीटी द्वारा उत्पादित टॉक्सिन का उपयोग सबसे पहले 1920 के दशक में किया गया था, एक कीटनाशक स्प्रे के रूप में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के रूप में। ठीक है, सबसे पहले कब किया गया? 1920 में। इसे बीटी कहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लिंसीड पर कीट रोग का कारक क्या है? द रस्ट डिजीज ऑफ लिंसीड इज कॉज्ड बाय मेलैम्पसोरा, अल्टरनेरिया, टेफ्रीना या फिर सार्कोस्पोरा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए मेलैम्पसोरा लीनी। अलसी और अलसी के रस्ट रोग के लिए महत्वपूर्ण अलसी के रस्ट रोग के लिए आर्थिक महत्व के होते हुए कई दशकों से विषाणु के आनुवंशिक अध्ययन के संबंध में मॉडल रस्ट प्रजाति रही है। मेलैम्पसोरा लीनी
एक ऑटोसियस रस्ट है क्योंकि यह अलसी के पौधों पर 4 लक्षण जैसे पिकनियल, एसियल, यूरेडियल और टेलियल में होता है। आमतौर पर पत्तियों पर बड़े नारंगी क्लोरोटिक क्षेत्रों से घिरे होते हैं। पत्तियां समय से पहले ही मर जाती हैं। इसी को लिंसीड रोग कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये किसमें होता है? ये अलसी के पौधे पर देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है पाइथियम, ये डंपिंग ऑफ डिजीज है, तो बिल्कुल सही जवाब है। पाइथियम जो है ये डंपिंग ऑफ डिजीज के रूप में कार्य करता है। दूसरा दिया है फ्यूजीरियम, ये वाइल्ड डिजीज है यानी ग्लानी रोग है, ये भी सही है। अल्टरनेरिया शॉर्ट होल डिजीज यानी विस्फोट छिद्र रोग है, यही आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अल्टरनेरिया सोलेनी आलू की अगैती अंगमारी के लिए जिम्मेदार होता है, शॉर्ट होल्ड रोग के लिए नहीं। शॉर्ट होल्ड रोग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो शॉर्ट होल्ड रोग या इसी को कोरिनियम ब्लाइट कहते हैं। ये कवक बिल्सनोमाइसिस कॉर्पोफिलस के कारण होता है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पीडीएफ के साथ साथ कोई भी एग्जाम, चाहे बीपीएससी तैयारी की बात करें या फिर आप उत्तर प्रदेश में हो रहे किसी भी एग्जाम की बात करें, उसका कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिस आती है तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो आप उसके लिए भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके जरूर रखें। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंटीबायोटिक? इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन, पेनिसिलियम या फिर एफ्लाटॉक्सिन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो है ये एक एंटीबायोटिक नहीं है, जबकि अगर बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन और पेनिसिलियम की, ये तीनों एंटीबायोटिक के रूप में यूज होते हैं। एफ्लाटॉक्सिन है क्या? तो एफ्लाटॉक्सिन जो है ये सबसे शक्तिशाली जहरीला कार्सिनोजेन है। क्या है? कार्सिनोजेन है जो एस्परजिलस फ्लेवस द्वारा निर्मित होता है। यह पशु और मानव दोनों के लिए हानिकारक होता है। अगर पूछा जाए एफ्लाटॉक्सिन से कौन सी बीमारी होती है, तो इससे लीवर कैंसर नामक बीमारी देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यानी कि इसमें 3 गलत है, 1 सही है। अभी हम लोगों ने देखा था 3 सही था, 1 गलत था। नहीं का ध्यान देना है कि कहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित है या कौन सा नहीं सुमेलित है, इस बात का आपको जरूर ध्यान देना है। पहला है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोलेस्ट्राइडम फल्केम के द्वारा होता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है इसके लिए अल्टरनेरिया सोलेनी जिम्मेदार है, अभी हम लोग पढ़े थे। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसके लिए पक्सिनिया ग्रामिनीस जिम्मेदार है। व्हाइट रस्ट ऑफ ब्रेसिका, इसके लिए एल्विगो जिम्मेदार है, एल्विगो कैंडिडा। और लीफ कर्ल ऑफ पेच के लिए टेफ्राइना डिफॉर्मेंस जिम्मेदार है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आड़ू के लिए जो मतलब पीच यानी आड़ू होता है ना, इसके रोग पत्ती कर्ल के लिए टेफ्राइना डिफॉर्मेंस जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, द डिजीज एर्गॉट ऑफ रे इज कॉज्ड बाय। अर्गट ऑफ राई रोग के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑप्शन पैक्सिनिया ग्रामिनीस। तो पैक्सिनिया ग्रामिनीस अभी हम लोगों ने देखा, ये ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट के लिए जिम्मेदार है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। राई को प्रभावित कौन करता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऐसा अतिपेय पादप जो रोगाणु के संक्रमण को पूर्णतः रोक लेता है क्या कहलाता है? A host plant that completely resists infection by a pathogen is called immune resistance, tolerance या फिर susceptible। सही जवाब ऑप्शन बी रेजिस्टेंस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मटर के मृदुरोमित असिता यानी कि येलो टू ब्राउन, the downy mildew of pea, yellow to brown scattered patches of the discolor area appearance on। कौन जिम्मेदार होता है? कहाँ पे होता है? पॉट्स पे, फ्लावर पे,
बोथ द सरफेस ऑफ लीफलेट एंड स्टिपल्स, अपर सरफेस ऑफ द लीफलेट एंड स्टिपल्स। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अपर सरफेस ऑफ लीफलेट्स और स्टेपल्स पर ये जो है देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 सही है, 1 गलत है। जो गलत है वही आपको बताना है। पहला है ऑस्ट्रिलोगोन्यूडा, ये लूज स्मेट ऑफ बॉर्ले के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिनकाइट्रियम एंड्रोबायोटिकम, ये रस्ट ऑफ लिंसेट के लिए जिम्मेदार है, तो रस्ट ऑफ लिंसेट के लिए अभी हम लोगों ने देखा था ये जिम्मेदार नहीं था, ये गलत हो जाएगा। ये इसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? मेलमोस्पोरा लिनी होता है रस्ट ऑफ लिंसेट के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर ये गलत है तो यही आपका सही हो जाएगा, बाकी सब मतलब सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही सुमेलित नहीं है। बाकी देख लेते हैं, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमनिकोला, ये ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा के लिए जिम्मेदार है, और ऑस्ट्रिलागो टिट्रिकाई, ये गेहूं की ढीली स्मट यानी लॉस स्मट ऑफ व्हीट के लिए जिम्मेदार है। जो गलत है वो ऑप्शन बी है, गलत होते हुए भी यही सही हो जाएगा क्योंकि पूछा कौन सा सही नहीं है। अगला है वाइल्ट ऑफ अरहर इज कॉज्ड बाय, अरहर का मुरझाना किसके कारण होता है? ऑप्शन दिया है पक्शिनिया ग्रामिनीस, तो बिल्कुल नहीं। ऑस्ट्रिलोगोमेडिस, बिल्कुल नहीं। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अरहर का मुरझाना फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरा के कारण होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकनाशी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंगिसाइड? ऑप्शन BHC, बॉर्डियक्स मिक्सचर, 2,4-D, DDT। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, बॉर्डियक्स मिक्सचर। बॉर्डियक्स मिक्सचर एक प्रभावी कवकनाशी है, यह जो है 10:100 के अनुपात में कॉपर सल्फेट यानी 10% कॉपर सल्फेट, 10% चूना और 100% पानी का मिश्रण से ये तैयार किया जाता है, इसे बॉर्डियक्स मिक्सचर कहते हैं। इसमें क्या क्या रहता है? कॉपर सल्फेट, चूना और पानी। ठीक है, ये जो है कवकनाशी होता है। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मृत ऊतक क्षयी क्षेत्रों का दिखना सामान्य लक्षण होता है न्यूनता का, किसकी कमी से जो है मृत ऊतक क्षयी क्षेत्र जो है वो दिखते हैं? अपीयरेंस ऑफ डेड नेक्रोटिक एरिया, किसकी कमी से होगा? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, या फिर पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम या कैल्शियम मैग्नीशियम। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम की कमी से नेक्रोटिक क्षेत्र जो है वो देखने को मिलता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, महामारी विज्ञान का अध्ययन किसमें करते हैं? एपिडेमियोलॉजी का मतलब स्टडी किसके अंतर्गत किया जाता है? पहला है डिजीज डेवलप्ड इन पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स, स्प्रेड ऑफ डिजीज या मैनेजमेंट ऑफ डिजीज। तो महामारी विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? तो इन तीनों चीज का अध्ययन जो है महामारी विज्ञान में किया जाता है, ऑल ऑफ एबव इसका सही जवाब हो जाएगा। महामारी विज्ञान क्या है? तो एक समुदाय में एक व्यापक प्रसार संक्रामक रोग होता है, और लाजी का अर्थ तो अध्ययन होता है, हम सभी को पता है। ठीक है, महामारी विज्ञान पौधे की आबादी में रोग विकास और रोग के प्रसार और रोग के प्रबंधन तीनों का ही अध्ययन किया जाता है। इसी को एपिडेमियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोग कारक वंश आलू पर अंगेती अंगमारी यानी अर्ली ब्लाइट से उत्पन्न होता है? अर्ली ब्लाइट के लिए कौन जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा अल्टरनेरिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आलू का झुलसा रोग या जिसे पिछैती तुषार रोग कहते हैं, ये कवक के द्वारा होता है, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अल्टरनेरिया जिम्मेदार है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम द्वारा उत्पन्न आलू का रोग कौन सा है? यानी कि सिनकाइट्रियम एंडोबैक्टीरियम के द्वारा कौन सा आलू का रोग उत्पन्न होता है? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वास्ट डिजीज ऑफ पोटैटो या फिर पर्पल टॉप रोल ऑफ पोटैटो। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाट डिजीज ऑफ पोटैटो। आलू का मस्सा रोग एक गंभीर बीमारी है जो एक फंगस के द्वारा होता है। कौन सा फंगस? सिनकाइट्रियम एंड्रोबायोटिकम, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यूपीपीसीएस 97, 98, 2003, 2004 और इसके बाद पीजीटी बायोलॉजी 2010 में आया है। इसी तरह से क्वेश्चन अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। पीसीएस में अगर पूछा गया तो आप ये मत सोचिए कि पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, पीजीटी में अगर पूछा गया तो ये मत सोचिए कि पीसीएस में नहीं पूछा जाएगा। ये सीरीज आपके टीजीटी, पीजीटी, पीसीएस सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आपके कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाले हैं जो इन सब एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका कोर्स सब्जेक्ट बायोलॉजी है,
जहाँ पे बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जूलॉजी हो चाहे वो बॉटनी हो, तो आप उन तक ये चैनल शेयर कर सकते हैं। ये आपका अपना परिवार है, इसको ग्रो करने में आप ही हमारी हेल्प कर सकते हैं। और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए कुछ अच्छा कुछ नया करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाकी आपकी मर्जी है, कहना हमारा काम है। हम तो हर वीडियो में आपसे कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद एक कमेंट डाला करिए। आप लोग में से कुछ गिने चुने लोग ही कमेंट करते हैं, बाकी लोग के पास शायद टाइम नहीं है या क्या है, उनको वीडियो पसंद नहीं आता। मैं खुद नहीं समझ पाती क्या कारण है। मैं बस कह ही सकती हूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, मानना ना मानना आप लोग की मर्जी है। खैर, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी इज कॉज्ड बाई। कॉफी पर रतु रोग का कारक क्या है? ग्रेफियोला, फोनिसिस, कोनार्टियम रिविकोला, हेमिलिया वास्टेट्रिकस या फिर पक्सिनेस्ट्रम अमेरिकाना। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हेमिलिया वास्टेट्रिकस। गेहूं पर पीले धब्बे के लिए कॉफी पर रतु रोग के लिए जिम्मेदार है। कॉफी के मतलब रस्ट डिजीज ऑफ कॉफी के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फॉल्स स्मट ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाई। धान के असाम्बिक कंड का कारक क्या है, यानी फॉल्स स्मट ऑफ पैडी के लिए कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं उसमें से कोई भी सही नहीं है। आयोग के द्वारा इसे स्टार मार्किंग दिया गया था क्योंकि इसका ऑप्शन ही गलत है। अगर आपका उष्टी लॉनिगो इडिया बीरेन होता तो वो बिल्कुल सही जवाब हो जाता, क्योंकि फॉल्स स्मट ऑफ पैडी के लिए जो जिम्मेदार है वो कौन सा है? उष्टी लॉनिगो इडिया बीरेन जिम्मेदार है। इसमें से कोई भी इसका सही जवाब नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? उष्टी लागोनिडिया वीरेन इसके लिए जिम्मेदार है। ये एक कवक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पादप रोग के नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? पादप रोग के नियंत्रण के लिए क्या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना चाहिए, केमिकल प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए या फिर यूज ऑफ रेजिस्टेंस वैरायटी, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग पादप रोग के नियंत्रण के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। रोग प्रतिरोधी किस्म का चयन इसके परिचय यानी इंट्रोडक्शन के बाद होता है। रोग प्रतिरोधी किस्मों की शुरुआत रोग को नियंत्रित करने के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये किस्में पूर्व निर्मित विषाक्त पदार्थों का उत्पादन करके और रोग जनकों की प्रतिरक्षा कोशिकाओं को नियंत्रित करके रोग पैदा करने वाले जीवों से पौधों की रक्षा करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी कीटनाशी की वह अधिकतम स्वीकृत मात्रा जो मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की दर से किसी खाद्य पदार्थ में हो तो उपभोक्ता को हानिकारक ना हो, क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने दिया है, लीथल मात्रा लेवल, लीथल डोज लेवल, सब लीथल डोज लेवल, थ्रेशोल्ड लेवल या फिर टॉलरेंस लेवल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉलरेंस लेवल। किसी कीटनाशी की वह मात्रा जिसको लोग जो है खाने के बाद उनको कोई हानि ना हो तो उसी को टॉलरेंस लेवल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लीथल मात्रा क्या है? तो लीथल मात्रा स्तर एक कीटनाशी या फिर कोई कारक या फिर दवा की मात्रा को अगर किसी जंतु या पौधे को दी जाती है और वह घातक साबित हो जाता है तो वो लीथल कहलाता है, और घातक साबित ना हो तो वो टॉलरेंस लेवल कहलाता है। टॉलरेंस यानी जब तक बर्दाश्त हो, टॉलरेंस का मतलब ही वही होता है सहनशीलता से, तो टॉलरेंस लेवल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील मृदा उपचारक रसायन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है। ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोपिक्रिन, मिथाइल ब्रोमाइड या फिर वापम। सही जवाब ऑप्शन डी, वापम। वापम एक सुप्रसिद्ध धूमक यानी फ्यूमिगेंट है जो लंबी अवधि की फसलों में उत्पन्न कीटों को नष्ट करने के लिए फसल रोपण से पहले प्रयोग किया जाता है। वापम कुछ खरपतवार, मिट्टी जनित कवक रोग, सूत्रकृमि और कीटों के नियंत्रण या दमन के लिए भी प्रभावकारी फ्यूमिगेंट है। ये वाष्पशील केमिकल नहीं है। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीटनाशी जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं है? पायरेथ्रम, एजोडीरैक्टिन, बीटी टॉक्सिन या फिर मैलाथियन। सही जवाब ऑप्शन डी, मैलाथियन। मैलाथियन एक जैविक उत्पादन नहीं होता है। मैलाथियन एक आर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक है जो एक एसिटाइल कोलिनेस्टर अवरोधक के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग मच्छरों को और विभिन्न प्रकार के कीड़ों
को जो फसलों और सब्जियों पर लगते हैं उनको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाराइड जनित रोग है? कौन सा वह बीमारी है जो वाराइड के द्वारा होता है? पहला है पोटैटो लीफ रोल, सिट्रस सिट्रेस्टेजा, पोटैटो एक्यूबा मोज़ेक या पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये एक वाराइड रोग है, PSTVD इस तरह से इसको लिखा जाता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वाराइड्स जाति का एक रोग है। ये छोटा गोलाकार RNA अणु है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये आलू और टमाटर दोनों में लगने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणुविक रोग है, यानी कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है? ऑप्शन आपके सामने है, एक मिनट। क्रूसीफेरी का क्लब रूट रोग, यानी क्लब रूट डिजीज ऑफ क्रूसीफेरी, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मेरिक या फिर वाइल्ड डिजीज ऑफ टोमेटो। कौन सा जो है इसमें से बैक्टीरियल डिजीज है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। ये कैसा है? तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है? जेंथोमोनास माल्वेसियरम बैक्टीरिया इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति कवक से नहीं हुई है? पहला एमाटॉक्सिन, फिलोस्पोरिन, कैप्सेसिन या फिर ऑफ्लाटॉक्सिन। किसकी उत्पत्ति कवक से नहीं हुई है? तो यहाँ पे एक आप नाम देख रहे होंगे कैप्सेसिन का। ये क्या है? तो ये मिर्च से उत्पादित होता है। ये कोई कवक से इसकी उत्पत्ति नहीं हुई। ये कैप्सेसिन कुल के जितने पौधे जैसे मिर्च वगैरह हो गया इससे उत्पादित होता है, जबकि एमाटॉक्सिन मशरूम से, फिलोस्पोरिन एक्रोनियम नामक कवक से और अल्फाटॉक्सिन एक विशेष प्रकार की मोल्ड से उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्सेसिन। निम्नलिखित में से कौन खेती वाले पौधों में स्मट रोग का कारण बनता है? पक्शिनिया, म्यूकर, ऑस्ट्रीलागो या फिर अगैरिकस। कौन सा खेती वाले पौधों में जो है यानी कल्टीवेशन प्लांट में स्मट का कारण बनता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रीलागो। ऑस्ट्रीलागो स्पीसीज विभिन्न पौधों में स्मट रोग का कारक बनते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो जौ की फसलों के लिए बड़े हिस्से में नष्ट कर देती है, मतलब जौ के फसलों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करिएगा। भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? सही जवाब E.J. बटलर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सर एडविन जॉन बटलर। ये एक आयरिस्ट माइकोलॉजिस्ट हैं और प्लांट रोग विज्ञानी भी हैं। इन्हें भारत में पादप रोग विज्ञान यानी फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, बंगाल में 1942 में प्रसिद्ध अकाल का कारक क्या था? ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि बंगाल में जो है, ये क्वेश्चन आपको LT ग्रेड में भी देखने को मिला था कि बंगाल में जो अकाल पड़ा वो किसके कारण हुआ था। तो राइस में यानी धान में लीफ स्पॉट लग गया था, यानी लीफ स्पॉट ऑफ राइस के कारण बंगाल में 1942 में अकाल देखने को मिला था, जिसके कारण बहुत सारे लोग भूखे मर गए, उनकी मृत्यु हो गई। लगभग कहा जाता है कि 20 लाख से अधिक लोग जो है अकाल में उनकी मृत्यु हो गई थी। ये ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस के कारण हुआ था। और यह रोग किसके कारण हुआ था? तो एक फंगस था जिसका नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नामक फंगस के कारण बंगाल में 1942 में अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से लगभग 20 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे हुआ क्या था? तो इससे ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस में पड़ गया था, जिससे धान की पैदावार नहीं हो पाई थी और अकाल देखने को मिला था। ये स्टार मार्क क्वेश्चन करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खैरा डिजीज ऑफ पैडी इज कॉज्ड बाय। धान का खैरा रोग होता है। धान का खैरा रोग किसके कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण धान में खैरा डिजीज देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये छोटे पैचेस के रूप में मौजूद होते हैं। इसमें पत्तियां फीकी पड़ जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह घटक जो अधिकांश अकार्बनिक कवकनाशियों में पाया जाता है वो कौन सा है? जो अधिकांश अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक फंगीसाइड्स में देखने को मिलता है। सल्फर, मैग्नीशियम सल्फेट, फेरिक क्लोराइड या फिर कॉपर सल्फेट। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सल्फर। सल्फर वह महत्वपूर्ण घटक है जो लगभग इनऑर्गेनिक फंगीसाइड में देखने को मिलता है।
मौलिक सल्फर का उपयोग शुष्क और गीला दोनों रूप में किया जाता है। सल्फर धूल विशेष रूप से खस्ता फफूंदी के खिलाफ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, टमाटर के विल्ट्स रोग का कारक क्या है, यानी कि डिजीज ऑफ टोमेटो इज कॉज्ड बाय विल्ट डिजीज। विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो किसके कारण होता है? अल्टरलेनिया सोलेनाई, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, यही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम के कारण टमाटर में बिल्ट्स रोग देखने को मिलता है या टमाटर के मुरझाने के लिए जिम्मेदार होता है। फ्यूजेरियम बिल्ट, वर्टिसिलियम बिल्ट या फ्यूजेरियम मैरीलैंड में अब तक की सबसे आम बीमारी देखने को मिली है। इसके लक्षणों में पत्ते पर भूरा व पीलापन या मुरझाना शामिल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस इज कॉज्ड बाय, धान में ब्लास्ट रोग के लिए कौन जिम्मेदार है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पायरिकुलेरिया ओराइजी। पायरिकुलेरिया ओराइजी ये धान में ब्लास्ट रोग के लिए जिम्मेदार है, अभी हम लोगों ने देखा था। वही बात करें जेंथोमोनास ओराइजी की, ये प्रोबैक्टीरिया है, प्रोबैक्टीरिया की एक जाति है जो धान पर परजीवी होती है। हेलमेंथिस ओराइजी अभी हम लोगों ने देखा था कि हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण जो है धान पे ब्राउन लीफ ऑफ स्पॉट हो जाता है, जिसके कारण 1942 में बंगाल में अकाल देखने को मिला था। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, पायरिकुलेरिया ओराइजी। ये ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस कॉज करता है। देखिए, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस अलग है और ब्राउन लीफ स्पॉट राइस अलग है, वो हेलमेंथियोस्पोरिया ओराइजी के कारण होता है। वहीं पे जेंथोमोनास ओराइजी के कारण क्या होता है, ये धान पर पैरासाइट होता है। ठीक है, ये प्रोबैक्टीरिया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्पीसीज पादप रोग के जैव नियंत्रण में प्रभावी है? पादप रोग के जैव नियंत्रण में इनमें से कौन सी स्पीसीज प्रभावी है? पहला, ट्राइकोडर्मा विरिडी, बैसिलस सेप्टिलस, पेंसिलियम नोटेटम। तो पेंसिलियम नोटेटम तो होगा नहीं, इसका सही जवाब ऑप्शन ए, 1 और 2। ठीक है, ये जैव नियंत्रण में अपनी भूमिका निभाते हैं। पेंसिलियम नोटेटम क्या है? पहली बात तो पेंसिलियम नोटेटम जो है ये एक फंगी है, एक कवक है। इसके द्वारा पेंसिलिन नामक दवा बनाई गई। ये प्रतिजैवी यानी एंटीबायोटिक का काम करता है। ठीक है, प्रतिजैविक है। ठीक है, जैव नियंत्रण में ट्राइकोडर्मा विरिडी और बैसिलस सबटिलिस जिम्मेदार है। ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एलटी ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गन्ने में पाई जाने वाली पहला चिस्ती किसके अभाव के कारण होता है? द पहला ब्लाइट ऑफ सुगर कैन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर, मैग्नीज, लोहा या फिर नन ऑफ दिस। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। गन्ने में पाई जाने वाली पहला चिस्ती बीमारी जो है ये मैग्नीज, जिसे आप ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, Mg के अभाव के कारण होता है। ठीक है, वहीं पे अगर बात करें येलोइंग ऑफ ग्राम यानी चने का पीला पड़ना, क्लोरोसिस ऑफ स्पिंच एंड वीन्स, ये सारे रोग जो हैं ये भी मैग्नीज की कमी के कारण देखने को मिलता है। मैग्नीज की कमी को पूरा कैसे करेंगे? तो पौधों पर मैग्नीज का छिड़काव करेंगे तो इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कॉज्ड एल्विगो कैंडिडा बिलोंग टू क्लास। जो क्रूसीफेरी सफेद जंग का कारण है वो किस क्लास से, किस वर्ग से संबंधित है? ओमाइसिटिस, प्लाज्मोफोरा, फाइटोप्थोरा या ऑल ऑफ एबव। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ओमाइसिटिस। ओमाइसिटिस में एल्विगो कैंडिडा, स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, फाइटोप्थोरा इन्फेंटस और इसके अलावा प्लाज्मोफोरा वर्टिकोला, ये सभी ओमाइसिटीज के सदस्य हैं। एल्विगो कैंडिडा ये क्रूसीफर पे श्वेत रस्ट के लिए जिम्मेदार है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला ये बाजरे पर हरित बाली रोग के लिए जिम्मेदार है। फाइटोप्थोरा इन्फेंटस ये आलू की पिछैती यानी लाइट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए जिम्मेदार है। प्लाज्मोफोरा वर्टिकोला ये अंगूर पर मृदो मिल के लिए जिम्मेदार है। ये चारों ही ओमाइसिटीज के सदस्य हैं। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का ईयर कॉकल रोग किसके कारण होता है? ईयर कॉकल डिजीज इज व्हिच इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स या माइकोप्लाज्मा। पीजीटी बॉटनी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन। सही जवाब ऑप्शन सी, निमेटोड्स। गेहूं का ईयर कॉकल रोग निमेटोड्स के कारण होता है। इसका नाम इगुआना टिट्रिसी है। इसकी लंबाई 3 से 5 मीटर होती है। ठीक, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको भी जरूर ज्वाइन करें। अगला क्वेश्चन, मलेरिया ठीक करने वाली दवा कौन सी है? कहाँ से प्राप्त होती है? तो मलेरिया ठीक करने वाली दवा सिंकोना की छाल से यानी सिंकोना बार्क से प्राप्त होती है। ये दवा कौन होती है? तो कुकैन नाम से बनती है ये दवा, कुकैन।
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन एल्टीग्रेड बायोलॉजी 2015 में आया हुआ है। Which of the following is a herbicides? निम्नलिखित में से कौन एक खरपतवार नाशी है? तो यहाँ पे आप लोग को खरपतवार नाशी के रूप में 2,4-D ये बहुत ज़्यादा यूज करने वाला हर्बिसाइड्स है। इसका पूरा नाम डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिलिक एसिड होता है। क्या है? डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिलिक एसिड। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड इसका पूरा नाम है। ये एक कार्बनिक यौगिक है और ये खरपतवार नाशी यानी हर्बिसाइड्स के रूप में यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कहीं कहीं इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, इसलिए फुल फॉर्म भी मैंने डिस्कस कर दिया। अगला क्वेश्चन, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज कॉज्ड बाय। मूंगफली में टिक्का रोग का कारक क्या है? फ्यूजेरियम, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया या फिर स्कारोस्पोरा। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी सर्कोस्पोरा। सर्कोस्पोरा जो है ये मूंगफली के टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया, मतलब मिसप्रिंट हो गई है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। ठीक है, सर्कोस्पोरा जो है ये मूंगफली में टिक्का रोग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें फ्यूजेरियम की, फ्यूजेरियम, अल्टरनेरिया सोलेनी जो है ये अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए जिम्मेदार है। और कोलेटोट्राइकम जो है, कोलेटोट्राइकम ये रेड रॉट ऑफ शुगर कैन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आपसे आज का होमवर्क क्वेश्चन, फ्यूजेरियम ये किसके लिए जिम्मेदार है, मैंने बहुत बार बताया। अगर आप में से किसी को भी याद आ रहा हो कि फ्यूजेरियम किसके लिए जिम्मेदार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। 85 क्वेश्चन यहाँ पे प्लांट पैथोजन के कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा स्टार्ट होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा जैव प्रौद्योगिकी और आनुवांशिक अभियंत्रिकी से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग वीडियोस पर अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू।